सन हीटिंग इज गोइंग मैड। सूरज की तापमान आसमान छू रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भारी भड़काव बदलाव आ रहा है। जहाँ एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री में बारिश होना था वहाँ सूखा पड़ रही है, और वही दूसरी ओर दुबई जैसा कंट्री में जहाँ मौसम सूखा पड़ना था वहाँ तो बाढ़ आ रहा है। तो बॉस, पृथ्वी के सरफेस पे कुछ तो खेल जरूर चल रहे हैं। और जब मैंने इसके बारे में छानबीन किया तो आई वॉज लिटरली शॉक। हाल ही में पृथ्वी पर चलते हुए ये दोनों इम्पैक्ट की रीजन सेम है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सूरज के तापमान और पृथ्वी पर होने वाले इवेंट को नजरअंदाज करते हुए दो मेन फैक्टर को दावा किया। पहला, वेदर फिनोमिनन एल नीनो, और दूसरा सोलर सरफेस में मौजूद ब्लैक डॉट्स, जिसे सोलर प्रोमिनेंस कहा जाता है। वैसे इसका मेन रीजन तो एल नीनो है, पर इसका पीछे का हाथ सोलर प्रोमिनेंस का है। मतलब प्रॉब्लम हमारा पृथ्वी पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम तो सोलर सरफेस पर है, जिसका इम्पैक्ट हमें झेलना पड़ रहा है। अब ये दोनों प्रॉब्लम का डिटेल्स में जाने से पहले आपको एक और शॉक देते हैं। हाल ही में एल नीनो की वजह से होने वाली ये इवेंट तो सिर्फ एक शुरुआत है, और पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि नासा के अनुसार पृथ्वी का इतिहास में वो इवेंट फिर से होने जा रहा है जो 1982 में हुआ था। यस, एल नीनो की इवेंट ये पहली बार नहीं बल्कि दोबारा से रिपीट होने जा रहा है। अब 1982 में हुए एल नीनो को थोड़ा रिकैप करते हैं। The death toll from the latest series of tornadoes. Tonight, wildfires. Officials in Japan have issued in Dubai and heavy rains. now parts of Russia and officials say the death toll described as the worst flooding to hit the region. Southern border experiences the quick. दरअसल 1982 में पृथ्वी पर खतरनाक महामारी द प्लेग, द ब्लैक डेथ पैंडेमिक आ गया था, और विश्व भर में एक तरह जहाँ पर बांध के वजह जमीन डूब रहा था, उसी दौरान पृथ्वी का दूसरे भाग में एक्सट्रीम फैमिनेंस और पुश फायर हो रहे थे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में काफी दिन के लिए लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से अमेरिका में मच्छर से होने वाले इन्फ्लाइटिस नाम का ब्रेन डिसऑर्डर का ब्रेकआउट हुआ, और देखते देखते 2000 लोगों की मौत हो गई। और साथ ही उस कॉन्टिनेंट का दूसरी ओर न्यू मैक्सिको में ब्लैक डेथ पैंडेमिक जैसा हालात झेल रहा था। वही बात साउथ अमेरिका के पेरू ने तो अब तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज किया था। और इधर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में मौजूद बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जैसा कंट्री में सेम समय पर ये सारे कॉन्टिनेंट एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म, पुश फायर और सूखे का शिकार हो चुके थे। जैसे कि आपको अंदाजा हो गया होगा, उस दौरान पृथ्वी दो एक्सट्रीम किस्म के आपदाएं को झेल रहा था ऑल एट द सेम टाइम, और इसी कोइंसिडेंट अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। और ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेट के पीछे एक ही वेदर फिनोमिनन कहा था, एल नीनो, और इसे सबसे पहले पेरू के एक लोकल फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया। दरअसल हुआ ये 16th सेंचुरी में पेरू के एक लोकल फिशरमैन ने ये नोटिस किया कि पैसिफिक ओशन एक साइक्लिकल मैनर में गर्म और ठंडा हो रहा था, खास करके दिसंबर के दौरान। और कोइंसिडेंटली ये पीक दिसंबर के क्रिसमस के साथ मेल खाता था, और इसीलिए उस फिशरमैन ने इस साइकिल का नाम दे दिया एल नीनो द नविडाड, यानी कि इंग्लिश में द लिटिल बॉय ऑफ क्रिसमस नाम दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद पेरू के लोगों ने ये नोटिस किया कि एल नीनो की वजह से सिर्फ पानी का तापमान ही नहीं बढ़ता, बल्कि इससे भारी भरकम बारिश भी होता था, और ये भारी भरकम मात्रा समुद्र के साथ साथ जमीन की जीवों को भी अफेक्ट करते थे। अब उस वक्त पेरू के लोगों ने तो इसे एक कॉमन फिनोमेना समझा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जब एल नीनो की वजह से पेरू में भारी भरकम बारिश होता था, वही दूसरी ओर पेरू से 15,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, एशिया जैसा कंट्री में सूखा पड़ते थे। और ये बात उन्हें तब पता चला जब ब्रिटिश इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ डायरेक्टर गिलबर्ट वॉकर ने इस पूरे वेदर कंडीशन को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। गिलबर्ट वॉकर का काम था इंडियन मानसून के बारे में स्टडी करना, ताकि इंडियन रेनफॉल के बारे में उसे अच्छे तरह से पता चले। वॉकर ने इंडियन मानसून को गहराई से समझने के लिए उन्होंने ग्लोबल वेदर कंडीशन को स्टडी करना शुरू किया, और पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद उन्होंने वेस्टर्न और मिडिल पैसिफिक ओशन में एक प्रेशर वेरिएशन फाइंड आउट किया। और फाइनली उन्होंने ये खोज किया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेदर कंडीशन एशिया और ऑस्ट्रेलिया की वेदर कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। वॉकर ने अपने स्टडी में ये देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो एयर प्रेशर होता था, तब पैसिफिक में मौजूद कुक आइलैंड पर भारी बरसात होती थी, और जब कुक आइलैंड पर लो एयर प्रेशर होता था, तब ऑस्ट्रेलिया में तेज बरसात होता था। वॉकर ने ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया एल नीनो सदर्न ऑस्लेशन, ENSO। एल नीनो सदर्न ऑस्लेशन की 3 फेजेस होता था, न्यूट्रल या नॉर्मल फेज, ला नीना या कोल्ड फेज, और एल नीनो या हॉट फेज। अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना। नॉर्मल फेज में ट्रेड विंड्स वार्म एयर को अमेरिका से एशिया की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे एशिया में बारिश होती है और अमेरिका में कोल्ड कंडीशन बनते हैं। लेकिन कभी कभार ये ट्रेड विंड्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ला नीना कंडीशन बनते हैं। अब ट्रेड विंड्स हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले ज़्यादा वार्म एयर एशिया की तरफ बढ़ते हैं,
और एशिया पर मौजूद इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसा कंट्री में एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से फ्लड्स आते हैं, जबकि अमेरिका में कोल्ड विंड होने की वजह से वहाँ पर हद से ज़्यादा सूखा पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही कह चुके हैं, पैसिफिक ओशन की टेम्परेचर एक साइक्लिकल मैनर फॉलो करते हैं और इसीलिए एक पॉइंट के बाद ये हद से ज़्यादा वीक हो जाते हैं और आते हैं एल नीनो। इस कंडीशन में वार्म एयर एशिया की तरफ बढ़ने की बजाय अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब सिचुएशन पूरा रिवर्स हो चुका है। मतलब एशिया में कोल्ड एयर और अमेरिका में वार्म एयर, और इस वजह से अमेरिका जैसा कंट्री में तेज़ बरसात होती है, जबकि एशिया के अंदर मौजूद इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसा कंट्री में सूखा पड़ जाता है। यानी कि एल नीनो की इफेक्ट ला नीना की पूरा ऑपोजिट है। और ये पूरा साइकिल मिलकर 4 कॉन्टिनेंट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेदर को इफेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं सोलर सरफेस की ब्लैक डॉट्स की तरफ। जैसे कि आप समझे होंगे, पैसिफिक ओशन की टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन की वजह से एल नीनो वेदर क्रिएट होता है। लेकिन सवाल यह है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इतना बड़ा वाटर बॉडी में कहाँ से आ रहा है? एंड हेयर द बिहाइंड रीजन इज सोलर प्रोमिनेंस। दरअसल हुआ जरा ये 2023 का अंत में अचानक से सन का एक बड़ा सा टुकड़ा अचानक टूट चुका है और ये 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके नॉर्थ पोल की चक्कर काट रहे हैं, जो कि हमारा पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक है। अब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि सभी स्टार के लिए ये तो कॉमन है, पर हमारा सूरज में ये पहली बार देखा जा रहा है। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाऊँ तो जैसे कि हमारा पृथ्वी में वोल्केनो होते हैं और वो फूटने पर काफ़ी ज़्यादा लावा और टेम्परेचर रिलीज होता है। बिल्कुल ही अगर आप सन का थर्मल इमेज को गौर से देखोगे तो आपको कुछ ब्लैक डॉट दिखाई देगा। ये ब्लैक डॉट समझो सन का वोल्केनो है, जो इनमें से एक अचानक फूट चुका है और उससे इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है कि पैसिफिक ओशन का विशाल सा वाटर बॉडी भी गर्म हो चुकी है, जो कि एल नीनो को इफेक्ट कर रहे हैं। अब समझो ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं। फिलहाल सन के थर्मल फ्यूजन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब क्योंकि लास्ट खतरनाक एल नीनो इवेंट 1982 में हुआ था और इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसके 2024 में होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट आपको 2023 का लास्ट में हुए ऑस्ट्रेलिया की पुश फायर याद होगा। वो इसी एल नीनो साइकिल का ही एक इफेक्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर डेटा के अनुसार साइंटिस्टों को माने, इस साल के अंत में अब तक की सबसे डेडलीस्ट सुनामी आने वाला है। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपकी सवाल हमें कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।